नमस्कार फ्रेंड, टॉपिक है डिस्कशन के लिए आज हमारे पास द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर राइट्स एक्ट 2001। इंट्रोडक्शन में देखें हम इस एक्ट की, तो सबसे पहले जिसकी सेक्शन है वो है 1 to 97 यानी कि 1 से 97। चैप्टर्स है इसके 11। राष्ट्रपति की असेंट या सहमति इसको मिली थी 30 अक्टूबर 2001 और जहां तक इसका कम इनटू फोर्स है या इसका लागू होने के तरीके हैं वो दो हैं अलग अलग सेक्शन को लेकर। पहली जो है वो है 11/11/2005 और ये थी सेक्शन 2 to 13 के लिए और साथ में 95 to 97। इसके साथ जो दूसरा कम इनटू फोर्स था वो था 19/10/2006 यानी 19/10/2006 और ये था सेक्शन 1 को लेकर और सेक्शन 14 to 94। और जहां तक बात करें इस एक्ट की कि इसका मेन पर्पस क्या था, तो इसका मेन पर्पस था कि प्रोटेक्शन करनी प्लांट वेराइटीज की, फार्मर्स के राइट को प्रोटेक्ट करना, एज वेल एज जो ब्रीडर्स होते हैं, प्लांट ब्रीडर्स होते हैं ना, जो प्लांट को उगाते हैं नर्सरीज में या किसी और तरीके से, उनके इस एफर्ट को प्रोटेक्ट करना और साथ में ही उनको इनकरेज करना कि वो नई प्लांट की वैरायटी जो है उनको बनाएं। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि ये आईपीआर में क्यों है ना, प्लांट वैरायटीज, फार्मर्स या जो ब्रीडर्स हैं या उनकी प्रोटेक्शन है, ये सब आईपीआर में क्यों है। तो इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि देखिए जो खेती बाड़ी है, जो एग्रीकल्चर है, वो जो है एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है साइंस की किताबों में जब हम 10th तक पढ़ते हैं, जिससे कि एक बात प्रूव हो जाती है कि भाई खेती बाड़ी जो है वो भी साइंस का पार्ट आज मॉडर्न टाइम में बन चुकी है। पहले भी थी पर ये एक प्रूफ है इसका। अब अगर ये सब कुछ साइंटिफिक है तो डेफिनेटली इसमें स्किल, इसमें रिसर्च, इसमें और बहुत सारी चीज़ें जो इंक्लूड होंगी, बहुत से इसमें इनिशिएटिव लिए जाते होंगे, नई तरह की चीज़ें पैदा करने की कोशिश की जाती होगी, प्लांट की नई वैरायटी पैदा करने की कोशिश की जाती होगी। जैसे कि ट्रेडिशनल धान की किस्म होती है उसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, पर कुछ ऐसी भी वैरायटीज़ बनाई गई हैं जिनको कम पानी चाहिए और वो कम पानी में ही हो जाती है। तो इस तरह की और भी बहुत से एरियाज़ में बहुत से प्लांट की वैरायटीज़ को लेकर वो शोध कह लीजिए या रिसर्च का जो काम है वो चलता रहता है। इसलिए इसको आईपीआर यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में शामिल किया गया है और इसका बहुत ज़्यादा श्रेय जो है वो पश्चिमी देशों को जाता है। क्यों? क्योंकि जो पश्चिमी देश हैं उन्होंने अपना जो सिस्टम है एग्रीकल्चर का उसको बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज किया है और बहुत ज़्यादा साइंटिफिक वे में वो कर रहे हैं। हालांकि उनकी भी कुछ कमियां जो है अब उभर के सामने आ रही हैं, जिससे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो कि हम करते थे पहले वो उसको अडॉप्ट कर रहे हैं और उसको थोड़ा बड़े पैमाने पर करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जो उनकी जो फार्मिंग की टेक्निक्स है वो प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा है, उसमें वैरायटीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी, पर उसका जो सेहत के पर्पज से नुकसान है, खैर ये अलग बात है। पर हम इस बात को कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत जो थी वो पश्चिमी देशों ने की और उनका करने का कारण ये था कि वो इकोनॉमी को बूस्ट करें। देखिए जो खेतीबाड़ी होती है वो किसी भी देश की बैकबोन होती है, यानी कि वो रीढ़ की हड्डी का काम करती है किसी भी व्यवस्था में, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री है, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री है, चाहे वो अंडर डेवलप है ना। डेवलपिंग और अंडर डेवलप के लिए तो वो बहुत ही ज़्यादा करती हैं। डेवलप कंट्री जो है वो थोड़ा कम इस पर रिलाई करती हैं, पर बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और साइंटिफिक वे में वो अपने कम लागत में या कम क्षेत्रफल में ही बहुत सारी चीज़ें उगा लेते हैं। तो ये भी एक तरह से उनके लिए बेनिफिट है कि वो हर चीज़ को मैनेज करना जानते हैं। हमारी जो कंट्रीज़ हैं वो एग्रीकल्चर के मामले में उतनी ज़्यादा साइंटिफिक नहीं है या उतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। नेक्स्ट चलिए दोस्तों देखते हैं हिस्ट्री और इंडिया में इसमें क्या मिला जुला रूप रहा है, इन दोनों को हम क्लब कर देंगे। जहाँ तक बात करें दोस्तों हिस्ट्री की या इतिहास की, तो इतिहास में तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें रही हैं जो कि एग्रीकल्चर से रिलेशन रखती थी और एग्रीकल्चर जो था वो मेन उनका ऑक्यूपेशन या व्यवसाय होता था, है ना, और उसी पर आधारित बाकी सब चीज़ें जो थी होती थी। अब नेक्स्ट चलते हैं इंडिया की बात करते हैं। तो इंडिया में जो प्री ब्रिटिश पीरियड है यानी कि ब्रिटिश के आने से पहले, तो वहाँ पर हमारी जीडीपी अच्छी थी, खेती भी अच्छी थी, सब कुछ ठीक था। पर ब्रिटिश के आने की वजह से उन्होंने जो टैक्स लगाए खेती में या नील की खेती करने के लिए कहा गया या एक जमींदारी सिस्टम जो बिल्डअप किया गया उनके द्वारा, जिससे कि जो नीचे जो थे किसान, छोटे किसान या मीडियम किसान जो थे, उनका काफ़ी हद तक शोषण किया गया और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सेटबैक एग्रीकल्चर में हमें देखने को मिली। उससे हमारा जो पारंपरिक सिस्टम था उसको भी बहुत बड़ी सेटबैक लगी। और इसके साथ ही जो आफ्टर इंडिपेंडेंस था यानी कि आज़ादी के बाद का टाइम था, उसमें भी व्यवस्था जो थी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी और साथ ही साथ जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उसने फिर चीज़ों को इम्प्रूव करना शुरू किया, जिसके कि पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले और आज जो है उसको बहुत बड़े लेवल पर मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। यूनिवर्सिटीज़ हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, उनमें रिसर्च होती है और उनमें तरह तरह की जो किस्में हैं वो बनाई जाती हैं और ये सब जो उस लेवल पर किया जा रहा है, जिससे कि बेनिफिट अभी भी हो रहा है और नियर फ्यूचर में वो और भी हो सकता है, पर इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी जुड़े हुए हैं। और अगर आप एग्रीकल्चर से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हैं तो अभी आपको पता होगा कि एक्सपेरिमेंट हमारे जो बुजुर्ग थे, जो हमारे किसान हैं, वो अभी भी करते हैं अपने लेवल पर। कई तरह की किस्मों को बनाने की कोशिश करते हैं, बीजों की इंप्रूवमेंट के उनके अपने ट्रेडिशनल तरीके भी हैं,
हालांकि अभी बहुत ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च जो हो रही है एग्रीकल्चर बेस पर, वो भी जो है उसको इंडक्शन किया जा रहा है। पर अगर हम 30, 35, 40 साल पहले की बात करें तो वो जो ट्रेडिशनल चीज़ें थी वो देखने को मिलती थी। और साथ में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है ये अपने आप में हमारा ही तरीका है, हमारा ही ट्रेडिशनल वे है खेती करने का। तो उसकी तरफ भी जो हमारा मुड़ना है वो बताता है कि हम अपनी जो जड़ें हैं उसकी तरफ मुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और चीज़ों को इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इंटरनेशनल लॉ, यानी कि इंटरनेशनल लॉ जो है इस प्लांट वेराइटीज़ या ब्रीडिंग या फार्मर राइट्स को कैसे देखता है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि इंटरनेशनली इसकी शुरुआत जो थी वो UPOB कन्वेंशन के जरिए हुई थी। हालांकि ये एक तरह से थोड़ी लिमिटेड भी थी क्योंकि ये यूरोपियन डेवलप्ड कंट्री के लिए थी। उन्होंने अपना जो कृषि या एग्रीकल्चर था उसको बहुत हद तक डेवलप कर लिया था और वही इस लॉ को लेके आए थे ताकि जो उनकी वैरायटीज़ हैं या उन्होंने जो सिस्टम डेवलप किया है उसको कोई दूसरा वायलेट ना कर सके। और दूसरी बात कि इसमें ज़्यादातर जो थे वो डेवलप्ड कंट्री थी या विकसित देश थे जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड के थे। और उन्होंने हमें भी कहा, यानी कि इंडिया को भी कहा कि आप भी ज्वाइन के लिए। तो इंडिया ने कहा कि भाई मेरी जो स्थिति है इस वक्त, यानी कि 1960 या उसके बाद की बात कर रहा हूँ मैं, तो इंडिया ने कहा कि भाई हमारी जो इकोनॉमी है, जो हमारा जो लेवल है, जो हमारा जो सामाजिक स्तर है वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है जितना आपका है, तो हम क्यों इसको इम्प्लीमेंट करें अपने ऊपर। हालांकि बाद में 2002 में इंडिया ने इसको स्वीकार कर लिया था UPOB को, पर ये तब हुआ जब हम 2001 में अपना प्लांट वैराइटीज और जो फार्मर राइट एक्ट 2001 है उसको बना चुके थे। उसके बाद इंडिया ने कहा कि ठीक है भाई हम इसको भी स्वीकार कर लेते हैं। और साथ ही साथ इंडिया ने कुछ रिजर्वेशन भी रखी इसको स्वीकार करते वक्त कि भाई हमारा जो सोई जनरेशन सिस्टम है, यानी कि जो अपने आप में यूनिक सिस्टम है जो कि इस एक्ट के अंडर है, उसको हम आपके इस UPOB का जो एक्ट है उसके अंदर इम्पैक्ट नहीं होने देंगे और उसको हम सुरक्षित रखेंगे। जहाँ तक बात है दोस्तों UPOB को एस्टेब्लिश करने की, तो ये जो था वो यूरोप की कुछ कंपनीज के इनिशिएटिव पर ही किया गया था। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों WTO, जिसका कि इंडिया जो है वो फाउंडिंग मेंबर है। यानी कि जब इसकी स्थापना की गई थी शुरुआत में तो इंडिया उस वक्त उसका मेंबर था। WTO के पास 2 एग्रीमेंट या समझौते थे जो कि जो कृषि सुधार जो थे उनसे रिलेट करते थे, या एग्रेरियन रिफॉर्म जिनको हम कह सकते हैं। और इसकी मेंबरशिप होने के कारण ही जो हमारे पास प्लांट वैराइटीज और फार्मर राइट एक्ट है 2001 का, वो जो था वो इनेक्ट किया था इंडिया ने। यानी कि प्रभाव जो था वो WTO का या ट्रिप्स एग्रीमेंट का ही था, जिसमें कि कहा गया था कि भाई आप अपने जो म्यूनिसिपल लॉ है उसमें इस तरह का एक सिस्टम बिल्डअप कीजिए जिसमें कि आप प्लांट वैराइटीज़ या ब्रीडिंग कर सकें या फार्मर राइट जो है उनके हितों की रक्षा कर सकें। और इसके लिए जो ट्रिप्स एग्रीमेंट था वो कहता था कि आप भाई इन सब चीज़ों के लिए एफर्ट करिए, या तो आप इसमें पेटेंट को लाइए और पेटेंट के जरिए प्रोटेक्शन दीजिए, या फिर आप एक ऐसा सिस्टम डेवलप करिए जिसको कहा जाता था सुई जेनरिस। यानी कि इसका मतलब होता है, ये लैटिन टर्म है, इसका मतलब होता है कि एक अनोखा सिस्टम, यूनिक सिस्टम अपने आप में ही जिसमें कि आप इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सको। और यही ऑप्शन जो था वो इंडिया ने चूज़ किया था। इंडिया ने जो था वो पेटेंट का ऑप्शन नहीं चूज़ किया गया था। अगर आप पेटेंट एक्ट पढ़ते हैं तो उसमें ये चीज़ आती है कि प्लांट्स की वैरायटी इन सब चीज़ों का पेटेंट नहीं हो सकता है। तो वो सब चीज़ें कहाँ हैं, वो इस एक्ट के अंडर हैं। और ये सब इंडिया ने इसलिए किया ताकि जो एग्रीकल्चर है या जो हमारी खेती बाड़ी है इसमें मोनोपोली जनरेट ना हो जाए MNC या बड़ी कंपनी की कि भाई बीज हम बनाएंगे और इसका पेटेंट हम देंगे, और जो फार्मर है उनका एक ट्रेडिशनल सिस्टम जो है हमारा कई सदियों से, उसको भी प्रोटेक्ट किया जाए कि भाई वो बीज खुद बनाते हैं, खुद प्रिजर्व करते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है कि कंपनी जो है बीज तैयार करके उन पर पेटेंट करवाती और 20 साल के लिए जो फार्मर जो है उस बीज को प्रिजर्व नहीं कर सकता था। हाँ, अपने खेतों में बीज सकता था, उसकी फसल ले सकता था, पर उनको सुरक्षित अपने पास नहीं रख सकता था। और अगर ऐसा वो करता तो वो एक तरह से वायलेशन होना था लॉ का, पेटेंट लॉ का, और इसके साथ ही जो मोनोपोली क्रिएट होनी थी किसकी, MNC की होनी थी। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इस एक्ट को 2001 के एक्ट को एस्टेब्लिश करने की ज़्यादातर जो रोल है वो WTO और ट्रिप्स एग्रीमेंट और उसके बाद थोड़ा सा UPOB को भी जाता है। हालांकि WTO और ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंदर जो चीज़ें हैं उसको लेकर भी टाइम टू टाइम जो इंडिया है उनको रेज करता रहा है कि भाई ये हमारे इंटरेस्ट के अनुरूप नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि शुरुआत ये वेस्टर्न वर्ल्ड की थी, जिसका इम्पैक्ट जो है हमारे सिस्टम को भी देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम WTO के ट्रिप्स के मेंबर हैं और जब वो पॉलिसी बनाते हैं तो उसका असर जो हम पर पड़ेगा। तो बेटर यही होता कि हम इसके लिए एक्ट बनाएं, और हमने बनाया और उसको जो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। हालांकि उसमें अभी भी बहुत इंप्रूवमेंट और सुधार की ज़रूरत है। साथ ही साथ अपनी जो खेती बाड़ी है, जो एग्रीकल्चर है, किसान है, उसको अवेयर करना बहुत ज़रूरी है बेसिक लेवल पर, ग्राउंड रूट्स लेवल पर, ताकि वो इन सब चीज़ों को समझ सके और इनसे जो बेनिफिट जो है ले सके। धन्यवाद।